फरवरी की ठंडी हवा दिल्ली की सड़कों पर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे जानबूझकर शरीर के अंदर घुसने आई हो। मेरा कोट बेकार साबित हो रहा था। दुपट्टे के बीच बीच से हवा रास्ता ढूंढ लेती और हड्डियों तक चुभ जाती। टूटे फूटे फुटपाथ पर चलते हुए मैं अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। आसमान मटमैला था, जैसे पूरी सिटी पर कोई उदासी की चादर डाल दी गई हो। गले में अब भी मेरी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की आईडी लटक रही थी। इस हफ्ते का 55वां काम का घंटा आखिरकार खत्म हुआ था। मुझे उस प्रेजेंटेशन के बारे में सोचना चाहिए था जिसे मैंने शानदार तरीके से हैंडल किया था, या उस क्लाइंट के मेल के बारे में जिसमें मेरी स्ट्रैटेजी की तारीफ थी। लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, घर पहुंचते ही सेकंड हैंड सोफे पर गिर जाना और कुछ घंटों के लिए दुनिया से गायब हो जाना। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं, या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी डोर एक डिलीवरी बॉय के पीछे जोर से बंद हुआ। मैंने अपना फॉब निकाला और कांच पर चिपका हुआ हाथ से लिखा नोट देखा। सीसीटीवी कैमरे मेंटेनेंस में हैं। वेस्ट दिल्ली में यह कोई नई बात नहीं थी। फिर भी जब मैग्नेटिक लॉक की ठक सी आवाज आई तो थोड़ी राहत मिली। बाहर की अराजकता और मेरे छोटे से घर के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। मैंने इस बिल्डिंग की कमियों पर शिकायत करना बहुत पहले छोड़ दिया था। 26 साल की उम्र में दिल्ली जैसे महंगे शहर में सालाना करीब 45 लाख रुपए की नौकरी के बावजूद मैंने सीख लिया था कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। मुझे पूरा भरोसा था कि यह भारी स्टील का दरवाजा मुझे सुरक्षित रखता है। तब मुझे नहीं पता था कि बंद दरवाजे सिर्फ ईमानदार लोगों को रोकते हैं, किसी धैर्यवान इंसान को नहीं जो किसी पड़ोसी की शालीनता का फायदा उठाकर दरवाजा खुलवाने का इंतजार करे। मेरा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था, 3C। कॉरिडोर में वही जानी पहचानी खुशबू थी। 3A में रहने वाली मिसेस गुप्ता शायद फिर कुछ लहसुन सा और किसी अजीब फूल जैसी महक वाली सब्जी बना रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। मैंने चाबी डेडबोल्ट में डाली, हमेशा की तरह आसानी से घूम गई। लॉक के आसपास कोई खरोच नहीं, जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं। दरवाजा चरचराते हुए खुला और मैं अंदर चली गई। और तभी मुझे वो एहसास हुआ। आप जानते हैं वो फीलिंग जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं और बिना किसी सबूत के समझ जाते हैं कि कोई और यहां आ चुका है। ये लॉजिक नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप उंगली रखकर कह सकें, देखो ये रहा सबूत। ये उससे भी गहरा होता है, आदिम। हवा में कुछ बदला बदला सा, आपकी निजी जगह की ऊर्जा में हल्का सा खलल। मेरी 65,000 रुपए की टीवी अब भी सस्ते आइकिया स्टैंड पर रखी थी। लैपटॉप किचन काउंटर पर वैसे ही पड़ा था जहां सुबह छोड़कर गई थी। कुछ भी गायब नहीं था, कुछ भी साफ तौर पर गलत नहीं दिख रहा था। लेकिन सब कुछ गलत था। मैंने पर्स धीरे से नीचे रखा, हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ गया। शेल्फ पर रखी तस्वीरें, एक मेरी और हैना की ग्रेजुएशन वाली, दूसरी माया के साथ उस कराओके बार की, जरा सी टेढ़ी थीं। बस इतनी कि कोई उन्हें उठाकर देखे और लापरवाही से वापस रख दे। मैं किचन की ओर बढ़ी। तभी वो गंध आई। टमाटर की ग्रेवी, गाढ़ी, मसालेदार, साफ तौर पर घर की बनी हुई, जबकि मैंने हफ्तों से टमाटर की कोई चीज नहीं बनाई थी। मेरे फ्रिज में आधी सड़ी शिमला मिर्च, थोड़ी संदिग्ध दूध की थैली और टेकआउट के सॉस वाले पैकेट भरे थे। यही 50 घंटे की नौकरी और सीमित बजट की सच्चाई थी। दिल जोर जोर से पसलियों से टकराने लगा। दिमाग का तर्कसंगत हिस्सा चिल्ला रहा था, पुलिस को फोन करो, कोई मेरे घर में आया था, मेरी चीजें छुई थीं, मेरी किचन में खाना बनाया था। लेकिन तभी वो दूसरी आवाज सक्रिय हो गई, वो जिसे बचपन से ट्रेन किया गया था। हंगामा मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो, बिना वजह ड्रामा मत बनाओ। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। शायद तस्वीरें हमेशा से ऐसे ही थीं। शायद ये खुशबू किसी पड़ोसी के फ्लैट से वेंट्स के जरिए आ रही थी। शायद लगातार डेडलाइनों, किराए, बिलों, एजुकेशन लोन और माइक्रोवेव खाने वाली जिंदगी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। फोन हाथ में बजा और मैं उछल पड़ी। माँ का मैसेज था। मैं थोड़ी देर को आई थी, फ्रिज बहुत खाली था तो थोड़ा खाना छोड़ दिया। देखना चाहती थी मेरी बेटी ठीक है या नहीं।
स्क्रीन धुंधली हो गई, सांस तेज और उथली हो गई। वो यहां थी, मेरी माँ। अगला मैसेज तुरंत आया। स्पेयर की यूज की, उम्मीद है बुरा नहीं माना, प्यार। यादें एक लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ी। 2 साल पहले, शिफ्टिंग का दिन। मैं कितनी खुश थी। पहला अपना घर, कॉलेज के 4 साल और 2 साल घर पर रहकर जमा की गई सिक्योरिटी के बाद मिली आज़ादी। मेरी माँ पारुल शर्मा मेरे साथ सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। फ्लैट छोटा था, बाथरूम की टाइल्स टूटी थीं, बेडरूम की खिड़की ईंट की दीवार की ओर खुलती थी। फिर भी उन्होंने तारीफ की, मुझे कसकर गले लगाया, कहा मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और जाते जाते दरवाजे पर रुक गई थी। बेटा, अगर मैं एक स्पेयर चाबी रख लूं इमरजेंसी के लिए, क्या पता तुम कभी लॉकआउट हो जाओ या आग लग जाए या तुम बीमार पड़ो और मुझे सूप लाना पड़े। आवाज इतनी तर्कसंगत, इतनी माँ वाली। मैं हिचकी थी, दिल में कुछ ऐंठा था, एक चेतावनी जिसे मैं समझ नहीं पाई। पर माँ को कैसे मना करती? जिस औरत ने मुझे पाला उसे कैसे कहती कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती? तो मैंने हाँ कह दी। आज उसी किचन में खड़े होकर उस मैसेज को देखते हुए मुझे अपनी मूर्खता साफ दिख रही थी। मैंने कांपते हाथों से कॉल लगाया। रिया, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैसेज मिला? चिकन कैसरोल रखा है फ्रिज में। पिछली बार तुम बहुत दुबली लग रही थी। माँ, मेरी आवाज सख्त थी। आप ऐसे बिना बताए मेरे घर नहीं आ सकती। सन्नाटा। फिर छोटी सी आवाज, मैं बस मदद कर रही थी। आपने इजाजत नहीं ली। मैं तुम्हारी मां हूं, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए इजाजत कब से चाहिए? मैं 26 साल की हूं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। सच में? आवाज में धार आ गई। तुम्हारे फ्रिज ने तो कुछ और ही बताया। बस, मेरी उंगलियां काउंटर पर सफेद पड़ गईं। आपने मेरा फ्रिज चेक किया। खाना रखने के लिए जगह बनानी पड़ी। मुझे वो चाबी वापस चाहिए। लंबा सन्नाटा। फिर रोती हुई आवाज, तुम अपनी मां को बाहर कर दोगी, जैसे मैं कोई अपराधी हूं। गिल्ट पुराना था, जाना पहचाना, लेकिन इस बार मैं टिकी रही। आपका स्वागत है, लेकिन पहले फोन करना होगा, पूछना होगा। ठीक है। ठंडी आवाज, कल काम के बाद मिलते हैं। फोन कट गया। मैं किचन में खड़ी सोचती रही, क्या मैं जीती या हारी? कैसरोल फ्रिज में रखा था, गर्म। मैं खा नहीं पाई। अगले दिन लॉबी में मां मिली, हमेशा की तरह परफेक्ट। प्रेस्ड पैंट्स, कश्मीरी स्वेटर, गले में मोती, आंखें जानबूझकर लाल। चाबी मेरी हथेली में रखी। तुम्हें अंदाजा है इससे मुझे कितना दर्द हुआ? मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे ये सीमा चाहिए। सीमा शब्द जैसे कड़वा था। तुम्हारी पीढ़ी इसे कृतज्ञता कहती है शायद। वो मुड़कर चली गई। एड़ियों की आवाज लॉबी में गूंजती रही। मैंने चाबी पकड़ी। एक पल की जीत महसूस हुई। मुझे नहीं पता था, ये तो बस शुरुआत थी। 3 दिन शांति में बीते। फिर शुक्रवार को मैं डेस्क ड्रॉअर साफ कर रही थी। लौटाई हुई चाबी को स्पेयर रिंग में लगाने लगी और तभी मेरे पेट में जैसे कुछ गिर गया। माँ की दी हुई चाबी चमकदार थी, नहीं, मेरी असली चाबी घिसी हुई। 3 चाबियां सामने रखीं। हिसाब मेल नहीं खा रहा था। सच्चाई साफ थी, उन्होंने डुप्लीकेट दी थी, असल चाबी रख ली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये गलती नहीं थी, ये प्लान था। मैंने तुरंत लॉकस्मिथ को कॉल किया। 90 मिनट बाद 50 साल का थका हुआ आदमी आया। घर का कोई जानने वाला? मेरी माँ। वो बिना देखे बोला, 70% कॉल्स यही होती हैं। बिल था 21,000 रुपए। मेरे वीकेंड, मेरे ग्रोसरी सब उड़ गए, पर मैं सांस ले पा रही थी। फिर पापा का मैसेज आया, हमने तुम्हारी पढ़ाई पर 32 लाख रुपए खर्च किए हैं, अजनबी बनने के लिए नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया। फोन अब हथियार बन चुका था। हैना ने कहा, 47 अनरेड मैसेजेस। लॉक बदले थे, लेकिन जंग दिमाग में चल रही थी। और माँ अब लॉबी में दिखने लगी थीं। पहली बार जब मैंने उसे वहां देखा तो मेरा दिल सच में रुक सा गया। वो मेल बॉक्सेस के पास पड़े उस पुराने सोफे पर बैठी थी, छोटी, उदास और बिल्कुल ऐसी जगह जहां से वो मुझे रोक सके, जैसे उसने अपनी पोजीशन पहले से तय करके रखी हो। मैं इसी इलाके में थी, उसने ऐसे कहा जैसे उसका साफ सुथरा पौश गुड़गांव का घर यहां से बस गली के मोड़ पर हो, जबकि वहां से यहां आने में कम से कम 40-45 मिनट लगते हैं। सोचा बात कर ले, सच में बात, बिना गुस्से के। मैं चलती रही, दिल धड़धड़ा रहा था, हाथ कांप रहे थे। मेरे प्लान्स हैं माँ, मैं लेट हो रही हूं।
प्लान्स? उसने वो शब्द ऐसे बोला जैसे मैंने कहा हो कि मैं किसी पंथ में शामिल हो रही हूं। अब तुम्हारे पास हमेशा प्लान्स होते हैं, ऐसे प्लान्स जिनमें तुम्हारा परिवार नहीं होता। मैं रुकी नहीं, रुकती तो बस रुक जाती। अगर मैंने बहस शुरू की, अगर मैंने एक भी लाइन एक्सप्लेन की, तो वो मुझे फिर उसी पुराने जाल में खींच लेती। ये 1 हफ्ते की बात है। उसके बाद वो 2 बार और आईं, हर बार वही। मैं तो बस इधर थी, वही घायल सा चेहरा जो मुझे राक्षस बना देता था सिर्फ इसलिए कि मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी। फोन वाला उत्पीड़न वैसे ही चलता रहा। नैतिक दबाव बढ़ता गया। मेरा इनबॉक्स बारूद की सुरंग बन गया। सब्जेक्ट लाइंस, हमें तुम्हारे व्यवहार पर बात करनी है, तुम्हारी चिंता हो रही है, और सबसे खतरनाक, हमसे कहाँ गलती हो गई। एक रविवार रात में अकेली अपने फ्लैट में बैठी थी और उसी दिन 15वीं बार फोन वाइब्रेट हुआ। तब मुझे समझ आया कि मैं गलत लड़ाई लड़ रही थी। ताला बस दरवाजा रोकता है, वो मैनिपुलेशन नहीं रोकता, गिल्ट नहीं रोकता। आपकी सीमाओं पर रोज रोज होने वाली घिसाई, सिर्फ लगातार दबाव डालकर, वो नहीं रुकती। वो मुझे एक सबक सिखा रहे थे। तुम लॉक बदल सकती हो, मगर सच ये है कि हम तुम्हें ओन करते हैं। हमने तुम्हारी पढ़ाई की, हमने तुम्हें पाला, हमारे राइट्स हैं, ऐसे राइट्स जिन्हें कोई डेडबोल्ट रद्द नहीं कर सकता। मैंने अपने घर के चारों तरफ देखा, जो कभी मेरा सेफ स्पेस था और अब सेफ नहीं लगता था। कुछ तो टूटना था, कुछ तो बदलना था। मैं ऐसे नहीं जी सकती थी, न 1 हफ्ते और, न 1 महीना, न 1 साल। लॉक बदलवाने का खर्च 21,000 रुपये पड़ा था, लेकिन मेरी मानसिक शांति, मेरी होश हवास, एक स्वतंत्र इंसान की तरह जीने की क्षमता, उसकी कीमत हर दिन बढ़ रही थी। फोन फिर बजा। माँ, पारुल का मैसेज। आज तुम्हारी पसंद का मीटलोफ बनाया। याद है बचपन में तुम मेरे साथ बनाती थी? वो दिन याद आते हैं। मुझे मेरी बेटी याद आती है। मैंने स्क्रीन पर वो लाइन घूर कर पढ़ी। मुझे मेरी बेटी याद आती है। और मेरे अंदर कुछ सख्त हो गया। उसे मैं याद नहीं आ रही थी। उसे वो मैं याद आ रही थी जो कभी ना नहीं कहती थी, जो सवाल नहीं करती थी, जो ये मांग नहीं करती थी कि उसे एक वयस्क की तरह ट्रीट किया जाए, उसकी प्रिवेसी और बाउंड्रीज के साथ। वो पुरानी मैं अब नहीं थी। और अब मुझे समझ आने लगा था कि कितनी भी सफाई दे दूं, कितनी भी शांति से बात कर लूं, कितनी भी उम्मीद करूं कि वो समझेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। दरवाजे का लॉक तो बस शुरुआत थी। मैंने उन्हें अपने घर में घुसने से रोक दिया था, लेकिन वो अब भी मेरे दिमाग में डेरा डाले हुए थे, फोन में, दिल में, इमोशनल लैंडस्केप में। मुझे एक बड़ा हथियार चाहिए था, बस मुझे अभी पता नहीं था कि वो हथियार क्या होगा। कमजोर सी शांति ठीक 2 हफ्ते चली। बस इतना ही वक्त लगा माँ को फिर मुझे टेस्ट करने में। मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि ये चैन टिकेगा नहीं। और जो मैं नहीं समझ पाई थी वो ये कि पारुल शर्मा ढालें स्वीकार नहीं करती, वो उन्हें खोल कर अलग अलग कर देती है। मंगलवार दोपहर मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैं अपने डेस्क पर थी, क्लाइंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन डेक का आधा हिस्सा बना चुकी थी। तभी स्क्रीन पर 011 का लैंडलाइन नंबर चमका। हाँ, रिया बोल रही हूँ, मैंने प्रोफेशनल और थोड़े रूखे टोन में कहा। मिस शर्मा, मैं अमित वर्मा, वेस्ट साइड टावर्स का बिल्डिंग मैनेजर बोल रहा हूँ। उसकी आवाज़ ठंडी थी, बिना शिष्टाचार, बिना गर्माहट। मेरे पेट में कुछ डूब गया। जी? लॉबी में एक इंसिडेंट हुआ है। एक महिला आई थी जो खुद को आपकी माँ बता रही थी। दुनिया एक पल को तिरछी हो गई। किस तरह का इंसिडेंट? मैंने किसी तरह पूछा। हालांकि अंदर से मैं जानती थी, बहुत पहले से जानती थी कि बात यहां तक आएगी। पुलिस यहां है मिस शर्मा, मुझे लगा आपको बताना जरूरी है कि क्या हुआ। अमित के मुताबिक करीब 20 मिनट पहले मां लॉबी में उसी भरोसे के साथ दाखिल हुई। वो भरोसा जो कभी ना सुनने से नहीं आता। वो सीधे लिफ्ट के पास गईं, पुरानी चाबी निकाली और इंटरकॉम या पैनल के हिस्से में लगाने लगी, जैसे वो अभी भी यहां की मालकिन हो। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर कोशिश की, फिर। जिस चाबी से वो महीनों तक बिना इजाजत आती जाती रही थी, वो अब सिर्फ धातु का बेकार टुकड़ा थी। तभी वो रिसेप्शन डेस्क की तरफ पलटी। मुझे मेरी बेटी के फ्लैट में जाने दीजिए, उन्होंने मार्कस, ड्यूटी पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को कहा। पूछा नहीं, आदेश दिया। मार्कस ने नियम फॉलो किया। मैम,
आपका आईडी चाहिए और विजिटर लिस्ट में आपका नाम कंफर्म करना होगा। मेरा नाम किसी लिस्ट में नहीं होगा। माँ की आवाज उठने लगी, वही कटाक्ष, वही धार। मैं उसकी माँ हूं, वो ठीक नहीं है, उसे मेरी जरूरत है। सॉरी मैम, मार्कस ने कहा, आपका नाम लीज पर नहीं है और मिस शर्मा ने साफ निर्देश दिया है कि बिना उनकी डायरेक्ट अप्रूवल किसी को भी ऊपर नहीं भेजा जाएगा। और तभी माँ ने रणनीति बदल दी। वो हिंसक नहीं हुई रिया, अमित ने फोन पर कहा। काश होती तो आसान होता। उन्होंने ड्रामा किया। मैंने आंखें भींच लीं, मतली की लहर उठी। वो लॉबी के बीचों बीच खड़ी हो गई। अमित आगे बोला। आंसू बहाने लगी और जो भी अंदर आता या निकलता उसका हाथ पकड़कर बोलने लगी, मेरी बेटी को उसके खिलाफ रोका जा रहा है। उन्होंने कहा वो मानसिक रूप से टूट रही हैं। उन्होंने कहा आप लोग एक मां को अपनी बच्ची बचाने से रोक रहे हैं। ये सब इतना सटीक था, इतना कैलकुलेटेड। दया को हथियार बनाकर सिक्योरिटी के नियम तोड़ना, यही तो वो करती थी। मार्कस ने जब उन्हें पीछे हटने को कहा तो मां नीचे बैठ गई, बिल्कुल लिफ्ट के सामने संगमरमर के फर्श पर, और जोर से चिल्लाने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पुलिस बुलाओ, पुलिस को दिखाओ कि तुम लोग एक चिंतित मां के साथ क्या कर रहे हो। लॉबी में रास्ता जाम हो गया। लोग फोन निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। हर कोई तमाशा देख रहा था। पुलिस को आना पड़ा क्योंकि मां ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर रहने से मना किया और सिविल डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। जब पुलिस आई, मां पूरी तरह पीड़ित के रोल में जा चुकी थी। वो रोती रहीं, वही पुरानी चाबी दिखाती रहीं जैसे वो कोई कानूनी दस्तावेज हो, और अफसरों से विनती करती रहीं कि बिल्डिंग उन्हें अंदर जाने दे। लेकिन मार्कस के पास निर्देश थे, अमित के पास लीज थी जिसमें सिर्फ मेरा नाम था, और पुलिस के सामने एक महिला थी जो निजी संपत्ति पर हंगामा कर रही थी और जाने से इनकार कर रही थी। रिपोर्ट दर्ज हुई केस नंबर के साथ, और फिर पुलिस ने उन्हें आदेश दिया, जाइए और वापस मत आइए। मेरे सन्नाटे को अमित की आवाज ने चीर दिया। मिस शर्मा, मुझे एक बात साफ करनी है। इस बिल्डिंग की एक प्रतिष्ठा है, यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, छोटे बच्चों वाले परिवार हैं, हम लॉबी में ऐसे थिएटर नहीं होने दे सकते। मैं समझती हूँ, मैंने फुसफुसा कर कहा। मेरी उंगलियां फोन पर इतनी भिंची हुई थीं कि जोड़ सफेद हो गए थे। मुझे बहुत बहुत अफसोस है। अगर ये फिर हुआ, उसका टोन बर्फ जैसा था, तो हमें आपकी लीज समय से पहले टर्मिनेट करनी पड़ेगी, और आप जानती हैं इसका मतलब, ये आपकी रेंटल हिस्ट्री में जाएगा, क्रेडिट स्कोर पर असर होगा। आगे हर मकान मालिक देखेगा कि आपको कॉज पर निकाला गया। मेरी नजरें धुंधली हो गईं। भारत में भी क्रेडिट स्कोर सिर्फ नंबर नहीं है, वो आपकी दूसरी जिंदगी है। वो तय करता है कि आपको अगला घर मिलेगा या नहीं, लोन मिलेगा या नहीं, कई बार नौकरी के बैकग्राउंड चेक तक में असर पड़ता है। और रेंटल हिस्ट्री, वो तो घर होने और हर जगह से रिजेक्ट होने के बीच की रेखा है। मैं जैसे किसी चट्टान के किनारे खड़ी थी और मां के हाथ मेरी पीठ पर थे। ये फिर नहीं होगा, मैंने कहा, और मेरे शरीर की हर कोशिका ने वो बात मानी। मैं वादा करती हूं मिस्टर वर्मा, ये दोबारा नहीं होगा। गुड, उसने फोन काट दिया। मैं अपने डेस्क पर बैठी रह गई। कॉफी मग, स्प्रेडशीट्स, मोटिवेशनल पोस्टर्स और कॉर्पोरेट लाइफ की रोजमर्रा की चीजों के बीच, और मुझे लगा जैसे मेरे सीने में कुछ खुलकर टूट गया हो। उस शाम मैंने हन्ना और माया को कॉल किया। हम माया के फ्लैट पर मिले, एक छोटा सा सुरक्षित सा स्टूडियो जिसमें वेनिला कैंडल्स की खुशबू थी। वहां बैठकर मैंने सब बता दिया, लॉबी, पुलिस, लीज का खतरा, और वो तरीका जिससे मां ने अपनी परफॉर्मेंस को हथियार बनाकर मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश की। वो मुझे बर्बाद कर देगी। मेरी आवाज टूट गई। क्रेडिट, रेंटल हिस्ट्री, सब जो कुछ मैंने बनाया है वो सब, और उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वो मेरी पूरी जिंदगी जला देगी बस ये साबित करने के लिए कि वो अब भी कंट्रोल कर सकती है। हन्ना, जो कॉलेज से मेरे परिवार को जानती थी, आगे झुकी और मेरे हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में आग थी। रिया, मेरी बात सुन, वो तुम्हें प्यार नहीं करते, वो तुम्हें ओन करना चाहते हैं। माया ने धीरे से जोड़ा, प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार लॉबी के फर्श पर बैठकर झूठ चिल्लाता नहीं, ये कब्जा है, कंट्रोल है। लेकिन वो मेरी माँ है और तुम एक बड़ी औरत हो अपने अधिकारों के साथ। हन्ना ने काट दिया। तुमने बाउंड्रीज ट्राई की, तुमने बात की, तुमने हर रीजनेबल चीज की। उसने जवाब में पुलिस बुलवा दी। अब और क्या चाहिए तुम्हें ये मानने के लिए कि वो रुकेगी नहीं? मैंने अपने दोनों सबसे करीबी दोस्तों को देखा, मेरी चुनी हुई फैमिली को, और मेरे अंदर कुछ शिफ्ट हुआ। गुस्सा नहीं,
क्लैरिटी। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। खुद को प्रोटेक्ट करो, माया ने दृढ़ता से कहा। वकील लो, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करो, इसे लीगल बनाओ, ऑफिशियल, डॉक्यूमेंटेड, ताकि अगर वो फिर ऐसा करे तो कॉन्सिक्वेंसेस हों जो सच में मायने रखते हों। हन्ना ने सिर हिलाया। तुम अब तक एक हाथ पीठ के पीछे बांध कर लड़ रही थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि उसकी बेहतर साइड से अपील काम कर जाएगी, पर जब बात तुम्हारे कंट्रोल की आती है उसमें बेहतर कुछ नहीं है। वो सही थी। मैं अब भी उस भ्रम को पकड़कर बैठी थी कि कहीं अंदर पारुल शर्मा नाम की एक माँ होगी जो एक दिन जागेगी और देखेगी कि वो मेरे साथ क्या कर रही है। लेकिन वो माँ अगर कभी थी भी, अब नहीं थी। मैंने फोन निकाला और पापा वाले चैट थ्रेड पर गई, वही जिसमें उन्होंने पढ़ाई की रकम का हिसाब मांगकर मुझे कृतज्ञ कहा था। फिर मैंने अपने फोन में सेव किया हुआ बिल्डिंग मैनेजर का नंबर देखा, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा था। मुझे उस इंसिडेंट की पुलिस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, मैंने जोर से कहा। माया ने भौं उठाई। क्यों? क्योंकि अब मैं अच्छे से नहीं मांग रही, मैंने जवाब दिया। अब मैं कोर्ट जा रही हूं। और फिर मैंने सबसे असरदार हथियार उठाया, खामोशी। लॉबी वाले इंसिडेंट के बाद 48 घंटे तक मैंने अपने फोन को युद्ध भूमि मानकर उसमें कदम नहीं रखा। मां के दर्जनों मैसेज आए, हर एक अलग इमोशनल टारगेट पर मिसाइल। तुमने अपनी मां पर पुलिस बुलवा दी। हमने तुम्हें बेहतर संस्कार दिए थे। सब पूछ रहे हैं हमने क्या गलती की। तुम्हारे पापा का बीपी आसमान पर है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम हो। पापा के मैसेज और भी खराब थे क्योंकि वो पैसे और ऑब्लिगेशन की भाषा में लिपटे थे। हम 32 लाख रुपए माफ कर देंगे अगर तुम माफी मांगो और चाबी वापस दे दो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना हम लीगल एक्शन लेंगे। तुम एक डोर लॉक के लिए अपना परिवार छोड़ रही हो। मैंने एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी वॉइसमेल नहीं सुनी। मैंने उन्हें ब्लॉक भी नहीं किया, अभी नहीं, क्योंकि हर मैसेज सबूत था। हर धमकी, हर गिल्ट ट्रिप, हर मैनिपुलेशन मेरे केस में एक एक ईंट थी। उन्हें लगा मेरी चुप्पी डर है। उन्हें लगा मैं दब रही हूं, सरेंडर की तैयारी कर रही हूं। उन्हें नहीं पता था मैं जंग की तैयारी कर रही हूं। गुरुवार सुबह मैं बैंक गई और अपने इमरजेंसी फंड से 25,000 रुपए निकाले। कैशियर ने मशीन की तरह नोट गिने। उसके लिए ये बस पैसे थे, मेरे लिए ये गोला बारूद था। 25,000 रुपए, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि मैं कोर्ट की फीस भर सकूं, पेपर वर्क कर सकूं और अपनी सीमाओं को कानूनी ताकत दे सकूं। इतना कि मैं उन्हें सच में रोक सकूं। बैंक से निकलकर मैं वेस्ट साइड टावर्स के ऑफिस गई। अमित वर्मा ने कंप्यूटर से नजर उठाई, थकान छिपी नहीं थी। मिस शर्मा, मिस्टर वर्मा, मुझे उस इंसिडेंट की पुलिस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। मैंने आवाज स्थिर रखी, कानूनी जरूरत के हिसाब से प्रोफेशनल। उसने मुझे कुछ पल देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं दे सकता हूं, 10 मिनट दीजिए। वो लौटा तो 3 स्टेपल्ड पेज मेरे सामने रख दिए। दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट, केस नंबर, अफसरों के नाम और गवाहों के स्टेटमेंट्स के साथ। मार्कस की रिपोर्ट उसकी क्लिनिकल भाषा में डरावनी थी। सब्जेक्ट ने रेजिडेंस की आवाजाही रोककर सिविल डिस्टर्बेंस किया। सब्जेक्ट ने झूठे दावे करके राहगीरों को उकसाने की कोशिश की। निजी संपत्ति छोड़ने के कई अनुरोधों के बावजूद सब्जेक्ट ने इनकार किया। थैंक यू, मैंने धीमे से कहा। मैं मुड़ी तो अमित ने कहा, मिस शर्मा, उम्मीद है आप इसे हैंडल कर रही हैं। कर रही हूं, मैंने कहा, वादा करती हूं। उसी दिन साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत वैसी ही भारी थी जैसी सरकारी इमारतें होती हैं। कंक्रीट, अधिकार और आपको छोटा महसूस कराने वाला माहौल। मैंने सबूतों की फाइल कस के पकड़ी और मेटल डिटेक्टर से गुजरते हुए सिर ऊंचा रखा। क्लर्क ऑफिस 3री मंजिल पर था। काउंटर के पीछे 50 के आसपास की एक महिला बैठी थी। तेज नजरें, तेज हाथ, नेम प्लेट दाना वर्मा। मुझे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करना है, मैंने कहा। दाना ने पलक भी नहीं झपकी, जैसे ये वाक्य वो रोज सुनती हो। टेम्पररी या परमानेंट? अभी टेम्पररी। उसने फॉर्म आगे बढ़ाया। भरिए, तारीखें, समय, घटनाएं सब साफ लिखिए। डॉक्यूमेंटेशन हो तो और अच्छा। मैं प्लास्टिक वाली कुर्सी पर बैठी जो फर्श से बोल्ट की हुई थी और लिखना शुरू किया। सब कुछ पन्ने पर बह निकला। अनऑथराइज चाबी, घर में घुसना, लॉक बदलना, लॉबी वाला ड्रामा, पुलिस रिपोर्ट। मैंने वही कानूनी भाषा भी शामिल की जो मैंने रात में रिसर्च की थी
कि माँ का बढ़ता व्यवहार मेरी मानसिक सुरक्षा और हाउसिंग सिक्योरिटी के लिए वास्तविक खतरा बन चुका है। मैंने अपने माता पिता के प्रिंटेड मैसेजेस भी अटैच किए, धमकियां, गिल्ट ट्रिप्स, शर्तें। दाना ने पूरी पिटिशन देखी। चेहरा नहीं बदला, लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर वो रुकी। ये डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, उसने ऊपर देखकर कहा। अक्सर लोगों के पास इतना कुछ नहीं होता। मैंने जल्दी सीख लिया, मैंने कहा। उसने स्टैंप लगाया, 25,000 रुपए की रसीद दी और बोली, जज रजा आमतौर पर ऐसे मामलों में निष्पक्ष हैं, केस मजबूत है। धन्यवाद। मेरे हाथ कांप रहे थे। बहुत धन्यवाद। उसका चेहरा हल्का सा नर्म हुआ। आप सही कर रही हैं, किसी को आपको उल्टा महसूस नहीं करवाने दीजिए। कोर्ट से निकलकर मैं फिर अमित वर्मा के ऑफिस गई। इस बार मैं खाली हाथ नहीं थी। मिस्टर वर्मा, मैंने आज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए फाइल कर दिया है। मैंने उसके डेस्क पर कॉपी रख दी। पिटिशन, पुलिस रिपोर्ट, कोर्ट की रसीद। मैं चाहती हूं आपको पता हो कि मैं इसे गंभीरता से ले रही हूं। उसने कागज पढ़े ध्यान से। ये अच्छा है, बहुत अच्छा। और एक बात, मैंने कहा। दिल तेज धड़क रहा था। मुझे लीज जल्दी खत्म करनी है। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। मिस शर्मा, आपको पता है पेनल्टी है, एग्रीमेंट के सेक्शन के हिसाब से। सेफ होम्स एक्ट के अनुसार अगर किराएदार को स्टॉकिंग या हैरेसमेंट का दस्तावेजी सबूत हो और परिसर में नुकसान का वास्तविक खतरा हो तो वो बिना पेनल्टी लीज टर्मिनेट कर सकता है। मेरे पास पुलिस रिपोर्ट है। मैंने फाइल पर उंगली रखी। यही मेरा सबूत है। मेरे पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की पिटिशन है, मैंने कहा। मैं क्वालिफाई करती हूं। अमित वर्मा ने मुझे काफी देर तक देखा, फिर नीचे कागजों पर नजर गई। मैं देख रही थी वो जोड़ रहा था। अगर मुझे यहां रखा गया तो बिल्डिंग की लायबिलिटी क्या होगी? मां फिर आई और लॉबी में वही थिएटर दोबारा हुआ तो रिस्क कितना बढ़ेगा? और जो कानूनी सुरक्षा मैं इन्वोक कर रही थी, उसके सामने वो किस पोजीशन में खड़ा होगा? आखिर में उसने धीरे से सिर हिलाया। कब तक निकलना है? अगर हो सके तो अगले हफ्ते के एंड तक, मैंने कहा। मैं पेनल्टी वेव कर दूंगा, लेकिन 31 तारीख तक आपको आउट होना ही होगा। और मिस शर्मा, आप स्मार्ट चॉइस ले रही हैं। मैंने थैंक यू भी ठीक से नहीं कहा। मैं उसके ऑफिस से बाहर निकली तो सर घूम रहा था। लीज ब्रेक की पेनल्टी कम से कम 1.6 लाख रुपए होती। इतना पैसा मेरे पास था ही नहीं। वही पैसा मुझे वहीं फंसा कर रखता, वहीं जहां हर दिन मेरा दिमाग टूट रहा था। लेकिन अब वो पेनल्टी नहीं थी। अब हर रुपया मेरा था, डिपॉजिट के लिए, नए घर के लिए और सबसे ज़रूरी, गायब होने के लिए। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। माँ का एक और मैसेज। अगले शनिवार हम आ रहे हैं, आमने सामने बात करेंगे, लंच लाएंगे, तुम्हारी पसंद का मीट लोफ। मैसेज देखकर मेरे अंदर कोई भाव नहीं उठा, सिर्फ ठंडी, साफ, सख्त दृढ़ता। अगले शनिवार मैं यहाँ नहीं रहूंगी, और जब तक उन्हें समझ आएगा कि मैंने क्या किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 5 दिन बाद मुझे समझ आया कि आज़ादी की कीमत अक्सर आराम होती है। अगले हफ्ते मंगलवार दोपहर मैंने नई जगह की लीज साइन की। रिवरसाइड टावर्स का एक छोटा सा स्टूडियो। सिक्योर था बेशक, डोरमैन, की फॉब्स, हर कोने में कैमरे। लेकिन वो जगह घुटन भरी छोटी थी। यही एकमात्र यूनिट थी जो मेरे बजट में थी और उस लेवल की सिक्योरिटी देती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मेरी जेब पहले ही टूट चुकी थी। कोर्ट फाइलिंग के 25,000 रुपये, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पहले महीने का किराया, सब ने मुझे निचोड़ दिया था। शुक्रवार रात मैं अपने पुराने फ्लैट में खड़ी थी, अपने सेक्शनल सोफे को घूरते हुए। वो मेरी जिंदगी की पहली अच्छी खरीद थी, पहली चीज़ जो मैंने खुद के लिए गर्व से ली थी। वो नए बिल्डिंग के लिफ्ट में फिट नहीं होने वाली थी, और अगर किसी तरह हो भी जाती तो नए स्टूडियो में जगह ही नहीं थी। हमें इसे छोड़ना पड़ेगा, मैंने हन्ना से कहा। मेरी आवाज़ खोखली थी। हम इसे थोड़ा घुमा कर ट्राई कर सकते हैं, पिविट करके। हन्ना ने कोशिश की। नहीं, मैंने सिर हिलाया, और मैं बड़े ट्रक या स्टोरेज यूनिट का खर्च नहीं उठा सकती। तो हमने उसे घसीट कर कर्ब तक पहुंचा दिया। मैं खड़ी देखती रही। करीब 20 मिनट बाद कोई कबाड़ी या स्कैवेंजर आया, एक नज़र डाली और उसे उठा ले गया, जैसे मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा सड़क पर पड़ा था और किसी ने उसे बिना सोचे समझे उठा लिया। उस रात अपने नए सिक्योर किले में मैं फर्श पर सीधे बिछाए हुए गद्दे पर सोई। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक बैग, एक पानी की बोतल और मेरी थकान। मैंने इंस्टेंट नूडल्स खाए, क्योंकि मेरे चेकिंग अकाउंट में सिर्फ 2500 रुपये बचे थे तनख्वाह आने तक गुजारा करने के लिए। पीठ दर्द कर रही थी, पेट हल्का सा खाली था, और कमरा इतना छोटा था कि हाथ फैलाकर मैं सामने की दीवार छू सकती थी। लेकिन
26 साल में पहली बार मैं बिना इस डर के सोई कि कोई मेरे घर में घुस आएगा। रात के 2 बजे मैंने मैनेजमेंट ऑफिस के आफ्टर आवर्स ड्रॉप बॉक्स में पुराने घर की चाबियां डाल दी। अमित वर्मा उन्हें अगली सुबह पाएगा और साथ में मेरा फॉरवर्डिंग एड्रेस फॉर्म। मैंने उसमें अपना असली नया एड्रेस नहीं लिखा था, सिर्फ हन्ना का एड्रेस मेलिंग के लिए। एक और सुरक्षा परत, एक और दीवार मेरे और उनके बीच। हो गया? हन्ना ने पूछा जब मैं वापस वैन में बैठी। हो गया, मैंने कहा, पूरी तरह। माया ने इंजन स्टार्ट किया। तो चलो अब तुम्हें घर ले चलते हैं। पारुल और पापा शनिवार दोपहर मेरे पुराने फ्लैट पर आए। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि हन्ना, जो सड़क के उस पार कैफे में बैठकर मेरे पुराने बिल्डिंग पर नजर रख रही थी, ने 3:47 PM पर मैसेज किया, वो आ गए हैं। माँ क्रीम कलर का कार्डिगन पहने हैं और हाथ में कैसरोल डिश है। पापा का चेहरा चढ़ा हुआ है। मैंने पूरी तस्वीर मन में देख ली। माँ कंफर्ट फूड और मगरमच्छी आंसुओं के साथ इंटरवेंशन की तैयारी में। पापा जिम्मेदारी, कर्ज, ड्रामा, सबका भाषण पहले से रिहर्स करके आए होंगे। दोनों इस भ्रम में कि मैं अंदर बैठी कांप रही हूं, बाउंड्री नहीं निभा पाऊंगी और जैसे ही दबाव बढ़ेगा टूट जाऊंगी। वो दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोई जवाब नहीं। फिर जोर से खटखटाएंगे, फिर भी कुछ नहीं। माँ कान लगाकर सुनेंगी, सन्नाटा। फिर वो अमित वर्मा को ढूंढेंगे। अमित अपने रिकॉर्ड्स देखेगा, चेहरा न्यूट्रल, प्रोफेशनल। मिस शर्मा ने लीज टर्मिनेट कर दी, वो इसी हफ्ते शिफ्ट कर गई। नहीं, मेरे पास उनका कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं है सिवाय एक दोस्त के मेलिंग एड्रेस के। नहीं, मैं वो भी शेयर नहीं कर सकता, प्रिवेसी पॉलिसी। 4:23 PM पर हैना का दूसरा मैसेज आया, अभी निकल गए। माँ बहुत गुस्से में थी। पार्किंग में पापा उस पर चिल्ला रहे थे। मैं फ़ोन देखती रही, बस इंतज़ार करती रही। 4:31 PM पर कॉल आया। स्क्रीन पर मदर सेल फ्लैश हुआ। मैंने उनके नंबर कई दिन पहले ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन मुझे पता था वो किसी न किसी तरह रास्ता निकाल लेंगे, किसी का फ़ोन लेकर, नया नंबर लेकर, जो भी करना पड़े। इसलिए मैंने एक अलग वर्चुअल नंबर या सेकेंडरी सिम लाइन सेट की थी और वो सिर्फ 3 जगह दी थी, अमित वर्मा, मेरे ऑफिस का HR और कोर्ट। वो लाइन मेरे असली फ़ोन पर फॉरवर्ड होती थी, लेकिन अलग रिंगटोन के साथ। ये वही कॉल थी। इसका मतलब उन्हें ये नंबर कहीं ना कहीं से मिल गया था। मैंने चौथी रिंग पर उठाया। तुम कहाँ हो? माँ की आवाज़ बर्फ में लिपटा गुस्सा। तुमने क्या कर दिया है? मैं शिफ्ट हो गई हूँ, मैंने शांत होकर कहा, फर्श पर अपने गद्दे पर पालथी मारकर बैठी हुई। और ये मेरा कानूनी अधिकार है, एक वयस्क इंसान के तौर पर अपनी लीज के साथ। तुम ऐसे गायब नहीं हो सकती। मैं कर सकती हूँ और मैंने किया भी है। तभी स्पीकर में पापा की आवाज़ आई, रिया, ये बकवास है। हम इतनी दूर, इतना सब तुमसे बात करने आए और तुम गायब हो। कैसी बेटी? वो किस्म की बेटी जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, जो हैरासमेंट डॉक्यूमेंट करती है, जो तब लीगल एक्शन लेती है जब उसके माता पिता बेसिक बाउंड्रीज तक का सम्मान नहीं करते। सन्नाटा। फिर लीगल एक्शन? माँ की आवाज़ हिली, लेकिन वो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने सांस ली और उस पल का स्वाद लिया। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की पिटीशन कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, पिछले हफ्ते वाली पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। जज ने एविडेंस देखा, अनधिकृत घुसना, ट्रेसपास, हैरासमेंट, सब देखा। तुम ब्लफ कर रही हो, माँ की आवाज़ कांप रही थी। क्या सच में? मैंने कहा, जब प्रोसेस सर्वर आपके घर पहुंचेगा तब पता चल जाएगा। मैंने कॉल काट दिया। मेरे हाथ स्थिर थे, सांस सामान्य थी। मैं खुद को पहले कभी इतनी ताकतवर महसूस नहीं कर पाई थी। ये वर्चस्व वाली क्रूर ताकत नहीं थी, ये आत्मसुरक्षा की शांत ताकत थी। ऐसी ताकत जो उम्मीद या गिल्ट से नहीं चलती, कानून से चलती है। उसी दिन मेरे माता पिता घर लौटे तो उनके ड्राइववे में ईशान कपूर उनका इंतजार कर रहा था। उसका नाम हैना ने दिलवाया था। उसके कजिन की लीगल फर्म उसे अक्सर यूज करती थी। बेस्ट है, हैना ने कहा था। प्रोफेशनल, परसिस्टेंट और किसी की बकवास नहीं सहता। मैंने अपने इमरजेंसी फंड से 18,000 रुपए उसे दिए थे, एक एक रुपया वर्थ। ईशान का 6:13 PM का टेक्स्ट आया। पारुल और आपके पापा 5:58 PM पर पहुंचे, अब भी बहस कर रहे थे। मैंने इंजन बंद होने से पहले ही ड्राइवर साइड पर जाकर कहा, आपको सर्व किया जाता है, और लिफाफा खिड़की से दे दिया। उस मोटे मनीला एनवेलप में था टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, कोर्ट डेट, पुलिस रिपोर्ट, माँ के मैसेजेस की कॉपी, मेरे घर की घुसपैठ के संदर्भ की तस्वीरें या डॉक्यूमेंटेशन और हैरासमेंट की पूरी टाइमलाइन। हर चीज़ दर्ज,
हर चीज अकाट्य। ईशान ने मुझे एक फोटो भेजी। विंडशील्ड के पीछे उनके चेहरे साफ दिख रहे थे, फीके, चौंके हुए। एनवेलप पापा की गोद में खुला था। काम हो गया, उसने लिखा। वो ऐसे लग रहे थे जैसे भूत देख लिया हो। मैंने उस फोटो को बहुत देर तक देखा। माँ का मुंह जैसे विरोध में खुला रह गया हो। पापा का हाथ बीच जेस्चर में रुक गया हो। उनके घुटनों पर फैला एक कानूनी दस्तावेज जिसे वो न डांट कर मोड़ सकते थे, न गिल्ट से मिटा सकते थे। उन्होंने सिर्फ मेरा कंट्रोल नहीं खोया था, अब वो नतीजों का सामना कर रहे थे। असली नतीजे, कोर्ट डेट्स, कानूनी पाबंदियां और पब्लिक रिकॉर्ड्स वाले नतीजे। मैंने फोटो सेव की, फिर डिलीट कर दी। मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, मेरे पास उससे बेहतर चीज थी, आज़ादी। 3 महीने बाद जब मौसम बदला तो मेरे अंदर ज़रूरी ठंडापन स्थायी हो चुका था और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। कोई आंसू भरी रिकन्सिलिएशन कॉफ़ी नहीं, कोई पार्किंग में ड्रामा नहीं, कोई सरप्राइज विजिट नहीं, कोई एम्बुश डिनर नहीं। टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक छोटी सी सुनवाई के बाद परमानेंट हो गया। जज राघव मेहरा ने एविडेंस देखा। माँ के वकील ने इसे फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग कहा तो जज ने सपाट स्वर में कहा, बिल्डिंग की सिक्योरिटी को हथियार बनाकर और सिविल डिस्टर्बेंस क्रिएट करके एक वयस्क के घर में जबरन पहुंच बनाना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ये हैरेसमेंट है। ऑर्डर 1 साल के लिए ग्रांट होता है, उल्लंघन होने पर रिन्यू किया जा सकता है। अब मेरी जिंदगी प्रोफेशनल सिक्योरिटी की दीवार के पीछे थी। रिवरसाइड टावर्स का डोरमैन मनोज, रिटायर्ड फौजी, गर्म मुस्कान और नॉनसेंस के लिए जीरो टॉलरेंस। मेहरा चेहरा पहचानता था, मेरा शेड्यूल जानता था और ये भी कि मेरी स्पष्ट अनुमति के बिना कोई ऊपर नहीं जाएगा। आपके पेरेंट्स? उसने पहले हफ्ते में पूछा, जब किसी तरह माँ ने नया पता ढूंढकर डेस्क पर मीठी बातें करके अंदर जाने की कोशिश की थी। खासकर मेरे पेरेंट्स नहीं, मैंने साफ कहा। मनोज ने एक बार सिर हिलाया, समझ गया, संभाल लेंगे। माँ ने 2 बार और कोशिश की। दोनों बार मनोज ने विनम्रता से मगर ठोस तरीके से कहा कि प्रॉपर्टी छोड़ दें वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। दोनों बार वो चली गईं। तीसरी बार मनोज ने सच में पुलिस कॉल कर दी। उसके बाद वो वापस नहीं आई। मेरे पैसे अभी भी रिकवर हो रहे थे। मूव ने इमरजेंसी फंड खत्म सा कर दिया था। पेनल्टी वेव होने के बावजूद डिपॉजिट, पहला किराया, ट्रक, ईशान की फीस और धीरे धीरे नया फर्नीचर खरीदने की मजबूरी, क्योंकि बहुत कुछ फिट नहीं हुआ था। मेरा अकाउंट एनीमिक लगता था, सेविंग्स लगभग खाली। मैं अभी भी सस्ता खाना खा रही थी, पर वो खाना भी बेहतर लगता था, एक ऐसे घर में जो सच में मेरा था। और मैं अमीर महसूस करती थी ऐसे तरीकों में जिनका बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं था। अमीर जब मैं घर लौटती थी और पता होता था कि कोई घुस नहीं आया। अमीर जब फ़ोन बजता था और मेरे अंदर घबराहट का सुई सा चुभना नहीं होता था। अमीर जब मैं प्लान बनाती थी और हिसाब नहीं लगाती थी कि कहीं अचानक कोई आकर सब बिगाड़ न दे। हैना और माया मेरी चुनी हुई फैमिली बन गई थीं। वो बहनें जिन्हें मैंने चुना, विरासत में नहीं पाया। हर बुधवार हमारा डिनर फिक्स था, पवित्र, न टूटने वाली परंपरा। मेरे एस्केप के हर पल में वो थीं, हर छोटी जीत, हर झटका, हर कमज़ोर दिन। एक शाम माया ने वाइन ग्लास से मेरी तरफ इशारा किया। तू अलग लग रही है, जैसे हल्की। मैं हल्की हूं, अब उनकी एक्सपेक्टेशंस ढो नहीं रही। हैना ने ग्लास उठाया। बाउंड्रीज के नाम, ऊंची हो, मजबूत हो और उनमें सिक्योरिटी कैमरे लगे हों। हमने जाम टकराए। काम भी आसान हो गया था। मेरी बॉस ने मेरी सालाना रिव्यू में बदलाव नोटिस किया। पिछले क्वार्टर में तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुई है, ज़्यादा फोकस्ड, प्रेजेंटेशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट। जो कर रही हो करती रहो। मैं मुस्कुराई। बस कुछ पर्सनल चेंजेस, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस। जो मैंने नहीं कहा, यह हैरानी की बात है कि जब आप लगातार इन्वेजन से खुद को बचाने में ऊर्जा नहीं खर्च करते तो असल जिंदगी के लिए कितनी ताकत बच जाती है। मेरी मार्केटिंग कैंपेन्स तेज हो गई थीं, ज़्यादा क्रिएटिव। पिछले महीने ही मैंने 3 नए आइडियाज़ पिच किए, 2 अप्रूव हो गए। मेरी सैलरी अभी भी वही थी, लेकिन अगले रिव्यू में रेज का संकेत मिल चुका था। मैं कुछ बना रही थी, सिर्फ रिकवर नहीं कर रही थी। मैं एक ऐसी जिंदगी बना रही थी जो मेरी थी, मेरे फैसलों से बनी, मेरी बाउंड्रीज से सुरक्षित, जिनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी। मई के आखिर की एक शाम मैं अपने छोटे से बैल्कनी में बैठी थी, इतनी छोटी कि बस एक कुर्सी और एक गमला समा जाए, लेकिन मेरी। नीचे शहर की रोशनी, ऊपर सूर्यास्त का सुनहरा रंग।
फोन टेबल पर पड़ा था, चुप। पहले ये चुप्पी डराती थी। शुरुआत में लगातार कॉल्स और डिमांड्स का ना होना खालीपन लगता था। अब वो खालीपन नहीं था, वो शांति थी। फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। मैं लगभग उसे खोलती नहीं, लेकिन शायद जिज्ञासा या वो कॉन्फिडेंस कि मैं सुरक्षित हूं, मैंने नोटिफिकेशन टैप कर दिया। मैसेज आया, माँ ने तुम्हारे लिए मीट लोफ बनाया है। पापा कह रहे हैं पैसे वाली बात भूल जाएंगे अगर तुम घर आकर डिनर कर लो। हमें तुम्हारी कमी महसूस होती है। मैंने उन शब्दों को ऐसे पढ़ा जैसे किसी एड कैंपेन को पढ़ती हूं, क्योंकि एक तरह से वो वही थे, मार्केटिंग, मुझे बेचने की कोशिश कि मैं अब भी वही बेटी हूं जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। मीट लोफ, नॉस्टैल्जिया ट्रिगर। पापा का फॉरगिवनेस, फाइनेंशियल दबाव। वो काल्पनिक कर्ज गाजर की तरह लटकाया हुआ। हमें तुम्हारी कमी, गिल्ट ट्रिप। ना हम तुमसे प्यार करते हैं, ना हम गलत थे, बस ये संकेत कि उनकी तकलीफ की जिम्मेदार मैं हूं। 3 महीनों में मैंने इतनी साइकोलॉजी पढ़ ली थी कि पैटर्न तुरंत पहचान गई। ये वही था, हूवरिंग, मुझे वापस चक्र में खींचने की कोशिश। जब गुस्सा काम नहीं आया तो नॉस्टैल्जिया, जब आदेश नहीं चले तो सौदा। मैसेज देखकर मेरे अंदर जो फीलिंग आई उसने मुझे चौंकाया। गिल्ट नहीं, लालसा नहीं, दुख नहीं, अफसोस नहीं, मुझे दया आई। और दया के नीचे एक विशाल ठंडी उदासीनता। 2 ऐसे लोगों के लिए दया जो हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जो अब भी यही मान रहे थे कि सही बटन दबाने से मैं टूट जाऊंगी। दया उस हताशा के लिए जो बर्नर नंबर, डिनर इनवाइट और मैनिपुलेशन में लिपटा मिसयू था, क्योंकि अब उनकी हरकतों में मुझे चोट पहुंचाने की ताकत नहीं बची थी। वो मुझे इंसान नहीं समझते थे, बस एक रोल, परफेक्ट बेटी, हमेशा की बच्ची, उनका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। मैं वो कभी नहीं बनने वाली थी। मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर पर टैप किया। ऑप्शंस खुले। मेरा अंगूठा ब्लॉक कॉलर पर एक पल रुका, हिचकिचाहट से नहीं, स्वीकार से। यही था, आखिरी दरवाजा बंद होना, आखिरी डोर कट जाना। मैंने ब्लॉक दबा दिया। स्क्रीन पर कॉन्फर्मेशन आया, कॉलर ब्लॉक्ड। मैंने फोन टेबल पर रख दिया और फिर से स्काईलाइन की तरफ देखा। शहर अंधेरे में चमक रहा था। हजारों खिड़कियों में हजारों रोशनियां। हर एक रोशनी किसी की अपनी जिंदगी, अपनी लड़ाई, अपनी शांति का संकेत। बालकनी की पूरी खामोशी में नीचे शहर की हल्की गूंज और ऊपर उभरते तारों के बीच मैं मुस्कुराई। मैं सुरक्षित थी।